वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और बड़ी बिल्कुल ही आम सी गुफ्तगू है। ज़ाहिर है वो उस तरह की गुफ्तगू नहीं है या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह के जिस तरह के लोग बैठे होते हैं और एक अखाड़ा मचा हुआ होता है, अखाड़ा बन जाता है, वैसा भी नहीं है। नदीम मिर्ज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, आप बता रहे थे। जी, मैं 1977 से पॉलिटिक्स में हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और अभी तक, और 1978 से मैं तंजीमों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, फिर 84 से आ गया। मैंने सबके इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखे हैं, मतलब जिन 5-6 जमातों में मैं रहा हूँ, कहीं भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैं वही बता था, इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं बना हुआ। जमातें नाराज़ ना हो जाए तो भले नाम भी बता दें। नमाज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं महाजिर इत्तेहाद तहरीक मेरी पहली पार्टी थी, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मेरी दूसरी पार्टी थी, तीसरी पार्टी मेरी जो थी वो मिल्लत पार्टी थी, उसके बाद नेशनल अलायंस थी, फिर काफ लीग थी, अवामी मुस्लिम लीग थी, और आखिर फंक्शनल मुस्लिम लीग थी। इसमें मैंने कहीं भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होते हैं? अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक जगह पर पूरा पाकिस्तान कैसे वोट डाल सकता है? जब आप जनरल इलेक्शन करा रहे हैं तो आपको सारी जगह वोटिंग करनी है, हर जिले में वोटिंग करनी है। होता यह कि एक मीटिंग बुला ली जाती है। पीपल्स पार्टी की 27 पीपल्स पार्टी में मैं नहीं रहा, कभी भी नून लीग में नहीं रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी 27 तारीख को दिसंबर की एक CEC का इजलास बुलाती है, और उसके अंदर जो है वो नए अहदेदार मुंतखब हो जाते हैं। उसी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाता है। वोटिंग कहीं नहीं होती इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अच्छा, उसमें जमात इस्लामी है, नॉमिनेशन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर किसी ने वोट डलवाए हैं तो वो मुत्तहिदा ने डलवाए, वो भी उन्होंने कहा रजिस्टर्ड वोट आकर जो है वो मुंतखब कर ले, लेकिन हर जगह जो है वो नॉमिनेशन है, नामजदगी है। अच्छा, अब नामजदगी में होता यह है कि आपने जब, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी होगी PTI इलेक्शन की, इन कैमरा चली थी, अगर ये कर लिया जाता तो इंसाफ का तकाजा ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इसी तरीके से वहां पर बुलाकर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का पोस्टमार्टम किया जाता। वो हेयरिंग नहीं थी, वो पोस्टमार्टम था। जिसके लिए कहा गया था उसका क्या? अच्छा, वो देखिए, कहा गया वाले लफ्ज पर हम नहीं आ रहे, क्योंकि ना मुझे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना, ना हार्डवेयर, तो इस वजह से मैं हार्डवेयर की तो गुंजाइश ही नहीं होती तो मैं इसलिए इस मसले पर आ ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ इस मसले में बात कर रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते ही नहीं। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप आ गए आप उस बात पर कि आपने ना इलेक्टोरल कॉलेज बनाया हुआ है, ना कुछ और सिस्टम बनाया हुआ है कि जिससे आप, जब ये रिजीम चेंज हुआ था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और खान साहब से कहा था कि जो फैसले हो चुके हैं उसके तहत आप कुछ भी कर लें, रिजाइन कर दें असेंबलियों से, असेंबलियां छोड़ दें, कुछ भी कर लें, आपने दोबारा नहीं आना, क्योंकि आप गुड बुक्स में नहीं है। हाँ, 2022 में जब ये चेंज हुआ अप्रैल में, तो मैंने अप्रैल में एक कॉलम लिखा, वो बड़ा तफसीली, और मैंने कहा खान साहब इस वक्त आपके पास एक चांस है। वो चांस ये है कि आप फौरी तौर पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें, पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें। मैंने एक सिस्टम बनाया पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का कि आपका सारा पार्टी जो है वो मोबाइल फोन में आ जाएगी, एक पोर्टल बन जाएगा, और ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या होता है कि प्रिंग को एक SMS कंपनी है, उसको दे दिया कि साहब आप फला पार्टी ज्वाइन करना चाहते, जवाब आता है कि आप कहते यस, यस कहते हैं तो फौरी तौर पर आप मेंबर बन गए। होना ये चाहिए कि जैसे आपको जवाब आया तो आप कहा जाए कि जवाब में शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दें, और आपके पास नादरा का, इलेक्शन कमीशन का डेटा, आपका एक फॉर्म आ जाए जो ऑलरेडी फिल हुआ हो, कि उसमें आपको अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो कर दें। उसके बाद वो फॉर्म जब आप सबमिट करें तो CRM सिस्टम के तहत वो जो पॉलिटिकल पार्टी की जो जिस जगह का, जिस जिले का, जिस तहसील का, वार्ड का अहदेदार है, वहां चला जाए। वो सिस्टम पूरा मेरे पास डिजाइन किया हुआ रखा। हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं उस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो वो 60 से 70 करोड़ रुपए में पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और वोटिंग सिस्टम भी बायोमेट्रिक हो जाएगा। ये सिस्टम किसने बनाया? ये सिस्टम मैंने बनाया। अच्छा, वो मेरे पास आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। ट्रेनिंग का सिस्टम है उसमें, पॉलिटिकल वर्कर्स ट्रेनिंग मैंने कराई पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, 2-2 3-3 हजार आदमियों को बिठाकर। पोलिंग एजेंट ट्रेनिंग, पोलिंग स्टाफ ट्रेनिंग तो है, आप पूरे गूगल से निकाल कर देख लेना, इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में पोलिंग एजेंट तरबियत मैंने कराई कि किस तरीके से करना चाहिए। एक सिस्टम बनाया कि बरादरियों से हट कर किस तरीके से वोट जनरेट किया जा सकता है। ये है पॉलिटिकल पार्टी, और ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में। ये आपने कहाँ से अडॉप्ट किया इसको? ये मेरा तजुर्बा था, और जो मैंने 3 इलेक्शन से इंडिया में कहीं एग्जिस्ट करता है ये? नहीं, कहीं सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता ये। नहीं, इनोवेशन है आपकी। जी, और अलहमदुलिल्लाह मुझे, अच्छा, मैंने जब खान साहब को ये बताई
तो मैंने SMQ शाह कुरैशी साहब को बताया, शाह कुरैशी साहब खासा कुछ कहा, तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जाकर एक किसी न्याजी को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। उस चीफ ऑर्गेनाइजर ने बेचारे ने ना खुद ऑर्गेनाइज था, वो ना किसी को ऑर्गेनाइज कर सका। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का जो रिकॉर्ड है, लंदन सेक्रेटेरिएट, बिलावल हाउस, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहाँ आप जाकर उनका रिकॉर्ड देख लें, देयर इज नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद, इवन मिनट्स मौजूद नहीं है, मेंबरशिप का भी शायद ही रिकॉर्ड नहीं, मेंबरशिप का फॉर्म ही नहीं है। अच्छा, तो फंक्शन लीग में मैं था, तो मैंने वहाँ पर मेंबरशिप फॉर्म प्रिंट कराए, लोगों को कार्ड दिए, मेंबरशिप रिन्यूअल का सिस्टम कराया, सारी चीज़ें की, और उसके बाद उसको हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद फिर जब मैं मायूस हो गया तो फिर मेरे समाजी कामों की तरफ आया। अच्छा, अब सिस्टम क्या चल रहा है? सिस्टम चल रहा है थैली सिस्टम। पहले क्या होता था? थैली सिस्टम, ये क्या? ये थैली सिस्टम है का इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। मेरे पास एक शॉपर है, थैली है, उसमें मेरे पास 50 शनाख्ती कार्ड है। वो 50 शनाख्ती कार्ड जो है वो मैं लेके जाऊंगा, ओरिजिनल मैं लेके जाऊंगा। सिकंदर साहब खड़े हुए हैं MPA के लिए, मैं बोलूँगा साहब मेरे पास इस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो आता है, जो जीतता है, वो टोटल दोनों मिलाकर 5 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, 500-600 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ पाता, 300 से लेकर कहीं 150 भी पड़ता है, लेकिन आप मैक्सिमम रख लें 500। अब उसमें मेरे पास 50 शनाख्ती कार्ड है। मैं रात को जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड दिखाऊंगा ओरिजिनल, पर शनाख्ती कार्ड पैसे लूंगा, उन 50 लोगों को सुबह जमा करूंगा और वोट डलवा दूंगा। ठीक है, तीर का निशान जैसे पीपल्स पार्टी का है, तो वो फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से खवातीन उनको वोट डालती हैं। दूसरा थेरी सिस्टम है। तो अब यह है कि बजट आपके पास है, अगर आप MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके पास कम से कम जो है वो 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। MNA का लड़ रहे हैं तो 50 करोड़ का बजट होना चाहिए, और आप जाकर उस थैली सिस्टम के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो इलेक्शन लड़वाने वाले हैं, जो थैलियाँ लेकर फिर रहे होते हैं, इनको कहते हैं हमारी ज़बान में इलेक्शन फनकार। इनको पता होता है कि कैसे जाकर वो चुपचाप खामोशी से हर आदमी अपने 50 वोट पढ़वा कर और पैसे आधे पहले ले लेता है, आधे वोट पढ़वाने के बाद ले लेता है। फिर ठेका होता है कि ये पोलिंग मैं जितवा दूंगा आपको, ये पोलिंग मैं जितवा दूंगा, ये पोलिंग मैं जितवा दूंगा। तो रात के टाइम आप जब कैंडिडेट के पास जाएंगे, कैंप पे जाएंगे और जो उसके ड्राइंग रूम में जाएंगे, तो वो इलेक्शन वाली रात को जो है वो लाइन लगाकर लोग थैलियां लिए बैठे होते हैं। अच्छा, तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा सिस्टम है? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लोगों को परखने देना चाहे कि जिसका विजन, जैसे मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बताया, एजुकेशन पर उन्होंने बहुत काम किया, और जो भी है नो डाउट कि मौजूदा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सेहत पे काफ़ी काम किया है। जो बात मानने वाली है वो करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो रोड बनाने पर ज़्यादा किया है। 1965 से जब अयूब खान की हुकूमत आई तो हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पश्तो स्पीकिंग है, तो उन्होंने कर्ज लेकर जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान पहले कर्ज देता था, फिर कर्ज लेना शुरू किया और करके रोड बनाने शुरू कर दिए। सुपर हाईवे बना कराची हैदराबाद वाला, और रोड्स बने, और वो सारे रोड्स कर्ज के पैसों से बने। इस वक्त भी हमारे पास ये है कि हम ट्रेनें और रोड और पुल और ब्रिज और ये सारे हम लेकर कर रहे हैं। और दिन ब दिन जो है वो जो टैक्सेस हैं, रोड पर टैक्सेस हैं, जब नादिर शाह ने GT रोड बनाया था तो टैक्स टैक्स अब वो बढ़ता जा रहा है, वो सब कर्ज का पैसा है और उसकी अदायगी हम सूद पर कर रहे हैं। और वो होना ये चाहिए था कि वो BOT पर होता, और BOT के माहिदे, मैं यही कह रहा हूँ कि पैसे हमने मकरूज हम हुए नहीं है, हम कर दिए गए। चले इस पे भी बात दो शेर जरूर। अच्छा जी, इफ्तिखार आरिफ ने कहा, हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, और इफ्तिखार आरिफ साहब से कि मेरे महबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, मेरे महबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, गुजर जाएंगे जहाँ से तब तमाशा खत्म होगा। और चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो, सहर को कह गई अब तमाशा खत्म होगा। कहानी खुद ही बिगड़ी है या बिगाड़ी गई है, ये खुदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। और तमाशा करने वालों को खबर दे दी गई है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। क्या बात है आपकी। सदीक सरवर साहब, नदीम मिर्ज़ा साहब ने तो ज़बरदस्त बातें की और बहुत सारी चीज़ें उसमें आई। मईशत के हवाले से इन्होंने इससे पहले बात की, तो आप क्या कहेंगे? आप ज़रा उस पर आपकी गहरी नज़र है मईशत के मामले में। अख्तर साहब, ज़री मुल्क होने के बावजूद भी हम खाने पीने की चीज़ें भी बाहर से मंगाते हैं। अख्तर साहब, बेसिकली ये एक हमें रियलाइज़ इस तरह से कराया जाता है आवाम को कि हम लोग शायद गरीब मुल्क नहीं है। अगर आप फिगर्स को देखें, मैं डेटा के ऊपर बात करता हूँ, मैं टेक्निकल डेटा की बात करता हूँ, जिस तरह से नदीम मिर्ज़ा साहब ने बड़ी डिटेल में बताया।
नदीम साहब, आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान का एनुअल बजट कितना है, 45 बिलियन डॉलर्स का ये बजट आपका 45 अरब डॉलर का बजट था, जिसमें से ऑन रिकॉर्ड स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो 35 बिलियन डॉलर्स है। जो सिर्फ आपके एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, आपके दूसरे वो रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तान भेजते हैं वो 35 बिलियन डॉलर्स है। तो 10 अरब डॉलर का डिफरेंस बनता है। डेली बेसिस पे आपके पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कमोबेश 5-5, 4-4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करती हैं। जो लोग फिजिकली पाकिस्तान की किसी भी फ्लाइट के अंदर, जब इंटरनेशनल फ्लाइट आती है तो उसमें 400 से 450 लोग मौजूद होते हैं। कमोबेश ये अंदाजा लगाया जाता है, तखमीना ये है कि ये लोग जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं बाहर के ममालिक से, इनकी जेब के अंदर जो डॉलर्स होते हैं जो थ्रू बैंकिंग नहीं आते, जो एक प्रोसीजर के तहत लेके आते हैं, वो 12 से 15 अरब डॉलर होते हैं सालाना। तो आपके पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस 50 अरब डॉलर से जायद के हर साल आते हैं। बजट आपका 45 अरब डॉलर का है, तो खसारा किधर है? तो वो तो खाली रेमिटेंस से ही आप, रेमिटेंसेस से ही आप अपने पाकिस्तान को चला सकते हैं। एक्सपोर्ट अलग है, बाकी एक्सपोर्ट आपके अलग है। अब आपकी इंपोर्ट है टोटल आपकी जीडीपी का 14%, 15%, और आपकी एक्सपोर्ट है 7-8%। तो यहां पर ट्रेड डेफिसिट आता है 50% का जीडीपी के अंदर। लेकिन जब आपके रेमिटेंसेस ऑलरेडी आपके बजट से प्लस आ गए, तो आपको किस चीज की कमी है? हमारे पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट का मसला है ही नहीं। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट डेफिसिट का। जो आपकी लीडरशिप है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आप कश्तियां भर के डॉलर बाहर ले जाएं, अगर आप कोई फ्लाइट को पूछने वाले नहीं है कितने ब्रीफकेस उसमें चढ़ गए, ट्रस्ट करके भी देख लिया ना माजी में, ट्रस्ट डेफिसिट का मसला, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, यही तो वो कोई और यही तो वो सबसे बड़ा मसला है कि पैसा जमा करके दे दिया, हर किसी ने अपनी दुकान चमकाई और निकल गए। एक चीज एडिशन में कर दूं कि पहले ये होता था कि डॉलर जाते थे, अब कोरियर से जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी कोरियर पैकेट बनता चला जाता। तो जब आप इस तरह से मुल्क पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाएंगे तो आपकी वफादारी किधर है, लॉयल्टी किधर है? आपके पैसे 700 अरब डॉलर ओवरसीज बैंकों में आपके पड़े हुए हैं, स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंकों में, दूसरे तीसरे। आपकी सारी करेंसीज, आपकी सारी चीजें, आपके सारे एसेट्स जो है वो बाहर के ममालिक में हो, तो ये मुल्क तो गरीब ही होगा ना। अब मुझे ये बताएं, जिस तरह से उन्होंने पैट्स की बात की कि 1 अरब डॉलर की तो तकरीबन हम लोग जो है ना वो इस तरह, तो क्या इस तरह के आपके कुत्ते या हमारे कुत्ते क्या इंपोर्टेड फूड खाते हैं? भाई हमें इंपोर्टेड चीजें खाने के लिए 10 दफा सोचना पड़ेगा। एक जो मतवस्त तबके का व्हाइट कॉलर मेंटेन आदमी है वो किस तरह से सोचेगा कि मैं यार कोई, अरे वो एक परसेंटेज ही है हमारे। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट का सबसे बड़ा फुकदान है। और ट्रस्ट करता कौन है? अवाम। अवाम से करवाया जाता है, अवाम ट्रस्ट नहीं करती। आज वो दिन है ट्रस्ट का, अवाम बाहर निकलेगी। आपने अवाम को बाहर निकलने के लिए, आपको 100% पता है कि अवाम 13 करोड़ अवाम निकलेगी नहीं वोट डालने, आपने उतना इंतजाम ही नहीं किया। आपने 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छापा है? आपने 2170 मैट्रिक टन पेपर इंपोर्ट करके उस पर बैलेट पेपर छाप दिया। आपके पास इतना नहीं है कि आप अपने लोकल पेपर जो है ना वो प्रोड्यूस करके उसके ऊपर इलेक्शन करा सकते। कितने अरब रुपए लगे इसमें? 2170 मैट्रिक टन पेपर, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि शायद कम पड़े। मेरे भाई 2170 मैट्रिक टन पेपर की कॉस्ट आपको पता है? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेपर की कॉस्ट कितने डॉलर? हम तो सिर्फ जंगल काट काट के लकड़ी बेचने के माहिर है ना, पेपर थोड़ी बनाएंगे। पेपर जंगल काट काट के भी अभी देखे ना 22,000 एकड़ के ऊपर जो है ना हमने मुल्तान में डीएचए बनाया माशाल्लाह से। तो ये चीजें जो है ना, हम जो चीजें एक्सपोर्ट करके मुल्क पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे। अब जिस तरह से सिकंदर साहब ने बात की थी ब्रेक से पहले कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। हम बियॉन्ड द बॉर्डर्स यहाँ पाकिस्तान में बैठ के 65% से ज्यादा यूथ इस मुल्क के पाकिस्तान की है। यूथ की डेफिनेशन 15 से 31। आज की जो यूथ है 15 साल से 31 साल की, अगर उनको हम यहाँ पर इस तरह के रोजगार के मौके फराहम कर दें, अपॉर्चुनिटीज उनके पास हों, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, तो क्यों नहीं पाकिस्तान तरक्की कर सकता? पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चीपर लेबर है पाकिस्तान की। आप देखें, अगर यहाँ पर एक बंदा बैठ के वही सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पाकिस्तान के अगर आपसे वो $2,000 या $3,000 लेता है ना, तो इंटरनेशनल लेवल के अगर जाके आप यूरोप के अंदर इसकी बात करें, गल्फ के अंदर बात करें, एशिया के दूसरे कंट्रीज में जाकर बात करें, आपको वो $15,000 $18,000 से कम की बिड कहीं से नहीं आएगी। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज का फुकदान सिर्फ अच्छी लीडरशिप का फुकदान, अच्छी लीडरशिप नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं अख्तर साहब सिर्फ लीडरशिप को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, हम भी कसूरवार हैं। हमारी माएँ जिस तरह से हमारी तरबियत करती हैं, देखें आज हमारी माँ ये हो गई
एक 2 साल के बच्चे को जब वो रोता है, 1.5 साल का बच्चा रोता है, उसको बजाय दूध की बोतल देने के माँ मोबाइल पकड़ा देती है। अगर उसकी तरबियत ये टेक्नोलॉजी कर रही है, अगर माँ की स्टोरियां, दादी की स्टोरियां, नानी की स्टोरियां रात को जो हम सुना करते थे, आज वो गूगल और यूट्यूब सुना रहा है, तो फिर हम कैसे तरबियत करेंगे अपनी औलाद की? अगर गूगल ने, यूट्यूब ने तरबियत करनी है तो फिर इसी तरह के लीडरान पैदा इस पे हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, जो उम्मीदवारान हैं, जो इस दंगल में खड़े हैं, इस रेस में शामिल हो गए हैं, क्या उन्हें वाकई अवाम के मसाइल का इदराक है और क्या वो ये बात सोचते हैं या इसका इदराक रखते हैं कि अवाम क्या सोच रही है और अवाम उनसे तवक्को क्या कर रही है, क्या वो ये बात भी सोचते हैं? सिद्दीक सरवर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे बच्चों की तरबियत के हवाले से, अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें तो फिर हम इसके अंदर। जी अख्तर साहब, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम अपनी औलाद की जनरेशन की उस तरह से तरबियत नहीं करेंगे जिस तरह से हमारी माएँ पहले किया करती थी। अगर आपको याद हो, कहा यह जाता था कि अगर एक माँ 15 पारे की हाफिज है और उसका बच्चा पेट में है तो वो 15 पारे का हाफिज निकला। घरों में खाना बनता था, तिलावत चल रही होती थी घर में। अगर आज YouTube पे, TikTok पे या इस तरह की किसी भी सोशल वेबसाइट का घर में शोर शराबा चल रहा होता है, इसकी धनक के ऊपर खाना बनेगा, तो वो बच्चे की तरबियत कैसे करेगा? मैं यहाँ से थोड़ा सा लिंक करूंगा पीछे, जैसे हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने कहा ना कि 45 अरब डॉलर का टोटल हमारा बजट है, 50 अरब डॉलर हमारे रेमिटेंसेस की सूरत में आते हैं। खसारा नहीं है, बजट की ज़रूरत हमें नहीं है, पैसा और हमारे पास बहुत है, हमें सिर्फ इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बिजली का है। ये एक वो कंपोनेंट है जिसके ऊपर हर एक गरीब आदमी, अमीर आदमी, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट हर परेशान है बिजली की कॉस्ट के ऊपर। हमने IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उस हिसाब से हमारे एग्रीमेंट्स हैं 42,000 मेगावाट के, 42,000 मेगावाट के हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, जिसका रिटर्न हम डॉलर्स में देना है। 17%, 18% रिटर्न उसका डॉलर्स के अंदर हमने पे करना है। और हमारे पास इस वक्त जो है ना वो डिस्कोस जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, उनके पास कैपेसिटी 25,000 मेगावाट की है। हम इस वक्त जो यूज कर रहे हैं वो 22,000 मेगावाट यूज कर रहे हैं। हम 42,000 मेगावाट ले क्यों रहे हैं, बर्बाद ये तो हमारी दूर अंदेशी देखे ना आपके, हमने मुल्क को तबाह करने का किस तरह से इंतजाम पैसे जो है ना 42,000 पे देते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर देते हैं। उनसे जो बिजली की हम कंजम्पशन जो ले रहे हैं उसके ऊपर नहीं दे रहे, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर हम दुनिया के अनोखे मुआहदे हमने किए। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद वो ऐसा मुल्क है जो इतना बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क है। आप पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, इंटीरियर के अंदर इतना बड़ा नहरी निज़ाम है। आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तमाम नहरी निज़ाम के ऊपर, जहां जहां से आपकी नहरें गुजरती हैं सारी नहरों के ऊपर आप सोलर सिस्टम लगा दें। जितने भी एरियाज हैं उन सबको आप सोलर से बिजली प्रोवाइड करना शुरू कर दें। इतना बड़ा आपने नेटवर्क फैला दिया मोटरवेज का, जो आपने ज़मीनें खरीदी, आप तमाम मोटरवेज के ऊपर लगाएं ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं आपको विंड के सोलर के सिस्टम? बदीन से लेके गवादर तक इतनी बड़ी साहली पट्टी है आपके पास, क्यों नहीं लगाते आप विंड सिस्टम? दुनिया की कोई ताकत इस तरफ से आने वाली विंड को रोक सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुनिया के वो एक कंट्री बन सकते हैं जहां पर आप, जब मेरे जैसा एक नॉर्मल तबके का आदमी ये चीजें समझ सकता है, तो क्या लीडरान को ये चीजें नजर नहीं आती? देना नहीं चाहते, हमें उस मुहताजी से, उससे निकलने नहीं देना चाहते कि हमारे बच्चे उनके गुलाम रहे, वही साम्राज्य सिस्टम रहे, वही वडेराशाही रहे, वही सारी चीजें रहे। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो लोग निकल के आए हैं वो भी वडेराशाही में है, वो भी बच्चे उन्हीं के थे जो मतलब अफोर्ड कर सकते थे। अगर गरीब का बच्चा बड़ी मुश्किल से मैट्रिक करके, इंटर करके कॉलेज पहुंचा है, तो वो किस तरह से सियासत में हिस्सा ले सकता है? जिसको घर से सिर्फ फ्रेज खाने के लिए 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो वो जाके सियासत कहाँ से कर लेगा? ये सियासत सिर्फ उन्हीं की बांधी होगी है, मोरूसी सियासत वाला सिलसिला हो चुका है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि ये टॉपिक है तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, कि 2006 में हमारी कैपेसिटी 24,000 मेगावाट थी और हम 18,000 मेगावाट खर्च कर रहे थे, और हम 24,000 मेगावाट बिजली बना सकते थे। हम इंडिया को बिजली बेच रहे थे, आपको याद होगा। हम कह रहे थे कि हम बेचेंगे इंडिया को बिजली, हमारे पास इतनी बिजली थी। हमारे पास जो विंड कॉरिडोर है वो 99 किलोमीटर का, जो ये जमपीर से, घारों से लेकर आगे तक है, ये कुदरती विंड कॉरिडोर है। अभी हाल ही में मेरी जो DG एनर्जी है उससे बातचीत हुई तो पता ये चला कि 200 कंपनियां ऐसी हैं कि इस विंड कॉरिडोर के ऊपर उन्होंने परमिशन लेकर रखी हुई है, काम नहीं कर रहे, रीसेल फिजिबिलिटीज बनी हुई है, बनी नहीं, अप्रूवल है उनके पास, लाइसेंस है। 50 से लेकर 250 तो उसको कैंसिल करना चाहिए जो नहीं वो बेच रहे हैं आगे, वो कारोबार के लेकर रख लिए, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े नाम है। अच्छा, अब आपके पास जो विंड कॉरिडोर मौजूद है, फिर जो ये बात नहरी सिस्टम पर कह रहे थे, भाई सोलर लगाने की भी जरूरत नहीं है। वापडा के एक साबिका चेयरमैन साहब ने कहा कि 50,000, देखिए नहरी सिस्टम चलता है जंप पर,
अगर सीधा चलेगा तो नहर नहीं बहेगी, जंप पर चलता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, डाउन फ्लो ज्यादा होता है। वो 50,000 जंप्स हैं आपके नहरी सिस्टम में, जहां पर 6 से 12 मेगावाट का बिजली का छोटा प्लांट एक लोकल बनाया हुआ टरबाइन ही लगा, ठीक है, हाँ वही टरबाइन बिजली बन जाएगी, वही घर पे कह रहा बना हूं। सकते हाँ, हैं। उसी मैं वो लोकल कह रहा हूं, 6 से 12 मेगावाट का बन सकता है करे कौन? और अच्छा, लोकल एरिया दूसरी बात ये कि आप इस मुल्क में 17 लाख नॉन प्रोडक्टिव लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्ट्रीट लाइट्स कहलाती हैं। वहां पर आप उसकी जो बिजली खर्च कर रहे हैं, उस बिजली का सिर्फ 10% अगर आप उनको एलईडीज पर कन्वर्ट कर दें। एक चाइनीज ने ये प्रपोजल दिया सन 2004 या 5 में कि हम सारी लाइटें रिप्लेस कर देते हैं 25 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ। आप हमें जो आप बिल दे रहे हैं वो आप हमें सिर्फ 5 साल दे दें, जो ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं बिजली का बिल 5 साल दे दें। उन्होंने कहा नहीं, ये 10 साल देंगे हम आपको, बाकी 5 साल के हमें चाहिए, ठीक है। और वो चाइनीज जैसे ही गवर्नमेंट आई है, वो एक साहब, मैं नाम अगर कहें तो ले दूं, वो लेकर चाइनीज को पहुंच गए असेंबली के इजलास का पहला दिन था, और उन्होंने तालियां उन चाइनीज के लिए बजवा दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन आखिर में चाइनीज ने कहा यार हम इतने पैसे अंडर हैंड नहीं दे सकते। उनको एडवांस चाहिए, बोला जब आप हमें पैसे दोगे तो उसमें से ले लेना। तो वो नॉन प्रोडक्टिव लाइट्स चला रहे हैं। तो ये हो सकता है नदीम साहब, कागजात में ये हो चुकी हो, एलईडी चेंज कर चुके हैं। अभी नवाब साहब ने कहा कि ज़ू है 65 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है ही नहीं, जमीन पर नहीं है, कागजात में तो है। सिकंदर साहब काफी देर से को मानते हैं। सिकंदर साहब काफी देर से आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, तो सिकंदर साहब ये बताइए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी और इकोनॉमी से रेलेवेंट है, और फिर हम एग्रीकल्चर कंट्री भी हैं, तो ये उसके आपकी जो कि इसमें स्पेशलिटी भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, तो इस हवाले से बताइए कि ये भी कितनी बड़ी एक हर्डल है। मैं देखिए सरवर साहब की बात से कंटिन्यू करूंगा। हम इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन सरवर साहब ने जब कहा ना कि एक बच्चा जब 2 साल का रो रहा होता है, तो वो एक अंदर से ना वो पर्सनली एक चीज़ उठी, और ऐसा सच है। आयरलैंड की एक यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, और बहुत मेजर वहाँ से साइकोलॉजिस्ट भी निकले हुए, बड़े बड़े नाम निकले हुए। दुनिया के अंदर अच्छा नाम है। लिटरेरी राइटर का नाम लूँगा, ब्रैम स्टोकर, जिसने ड्रैकुला लिखी हुई है, और कमाल की किताब है। खैर, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च अभी रिसेंटली मैंने देखी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके ना मैं घर में सबको बताता हूँ, ये नो वन केयर्स, सब कहते हैं हाँ ठीक है, बच्चे तुम्हारे होंगे ना, तुम्हें पता चलेगा 2 साल का रो रहा होता तुम ही फोन सबसे पहले पकड़ाओगे। बात ये वो लिखा हुआ था कि जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, आँख का देखना, झपकना, सुनना, सूंघना, ये वो वाली चीज़ें मोटर सेंसरीज हैं कि आप सोचे बगैर करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। 2 साल से पहले या 5 साल तक अगर बच्चे को आप फोन पकड़ा दो, वो सेंसरी मेमोरी डेवलप नहीं कर रहा। अब आप सोचें, पाकिस्तान की आपको नदीम साहब आपने बताया कि भाई यूथ कितनी है, कितने % है, कितने अवाम है, आप एग्जैक्ट नंबर्स भी बता सकते हैं। उन सबको हमने मोबाइल पकड़ा दिया 2013-2015 के बाद, उनकी सेंसरी मेमोरी ही डेवलप नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या यहाँ बैठ के माइशत की बातें करनी है, उन्होंने क्या वोट सोच समझ के डालना है, या एक प्रोपेगेटेड वोट डालना है। मैं तो ये कहूँगा प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम एक प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा एक टूल है, वो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया, यूएस ने कोल्ड वॉर के बाद इस्तेमाल किया यूएसएसआर के खिलाफ, और प्रोपेगेंडा में वो जीता। आज भी आप रशिया को सोचते हो यार बहुत ऊंचे लंबे लोग होंगे, शराबी होंगे, वो तो मारधाड़ करते होंगे, ऐसा नहीं है। रशिया ये यूएस ने बनाया हुआ है सारा, ये प्रोपेगेंडा है। हमने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया आपस में एक दूसरे के खिलाफ, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करिए, ये पार्टी उसके खिलाफ इस्तेमाल करिए, वरना हम एक स्टेट एक इंटरनेशनल टर्म है नेशन स्टेट के नाम से, हमारे पास स्टेट बना हुआ है, और आजकल इलेक्शन स्टेट के ही हो रहे हैं, नेशन के नहीं। वी डोंट हैव अ नेशन। हम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? हम जी वही प्रोपेगेटेड चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले हमारे पे वो वाला फ़र्क आ जाता था, ये जी ये सिंधी है, ये पंजाब का है, ये साउथ सिंध से, ये नॉर्थ से, ये ऐसे वैसे। अब क्या प्रॉब्लम है? ये पार्टी ये यूपी है, ये पटवारी है, ये एग्जैक्टली। और ये वो चीज़ है जिसपे आज वेस्ट तबाह हो रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर। मिखाइल फुकुयामा बहुत बड़ा राइटर रह चुके हैं, जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी थी, ये 80s ये यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद। उन्होंने खैर प्रोपेगेटेड बातें की थी। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम से। उन्होंने यही बताया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से वेस्ट आज उस ताकत में नहीं है, तभी रशिया खड़ा हो रहा है, चाइना खड़ा हो रहा है, इंडिया हमारी एक ताकत खड़ी हो रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से। वो चीज़ पाकिस्तान में आ चुकी है।
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कोई जी फेमिनिज्म की आइडेंटिटी बना के बैठा और उसको और हवा दी जा रही है, उसको हवा दी जा रही है और इदारे भी हवा सोशल देते मीडिया हैं, ज्यादा पार्टीज देती भी है। हवा देते हैं। हम लोग खुद ही उसको जो है ना वो कर रहे हैं। कानून वो मैं समझता हूँ कि आप सोशल मीडिया और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा जिस तेजी से चल रहा है ना, उस तेजी से आप देखो कानून आपका चल रहा है या नहीं। हर चीज को लेजिटिमाइज होना चाहिए, है ही नहीं, पता ही नहीं है। हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नाम ही नहीं पता, ये होती क्या है, इन चीजों के बारे में भी नहीं पता। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो फिर हम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैं जरा उसके बताइए। बारे में बात कहूँगा। विंडमिल के बारे में बात कर रहे थे। मेरा अपना मतलब बिजनेस जो है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। हमने जो पहली विंडमिल आई है 2007 में आई थी, और वो ट्रेलर्स नहीं थे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हमने उसको ट्रांसपोर्ट भी किया हुआ है। पहली आई थी जंभीर में, लगी थी 5 मेगावाट के 5 उसके पंखे लगे थे, तो वो हमने पहली की थी। उसके बाद से चलता गया मामला, चलता गया 5 मेगावाट पहले आया था, तो उसके बाद ये 50 मेगावाट। अब जो एक फार्म बनता है विंड फार्म 50 मेगावाट या 100 मेगावाट का बनता है। तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है कि 2013 में आपने चाइनीज़ को बुला लिया, आपने बुला लिया आओ हमसे काम करो। आपने ये नहीं कहा कि हमसे काम करो, आपने ये कहा कि हमारे ऊपर रहकर काम करो। विंड कॉरिडोर में बनाने के लिए जो विंड मिल की मशीन इस्तेमाल होती है वो इतनी सिंपल है कि आपकी इंजीनियरिंग कंपनीज बना सकती हैं। और 2013 के बाद मैं नाम ले लूं, किसी ने बनाई? लोकली असेंबली, assemble हो सकती मैं अगर नाम ले लूं, डेस्कॉन इंजीनियरिंग का सुना है? बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। इन बेचारों ने KMW पोर्ट कासिम में प्लांट लगा हुआ है, इन्होंने बनाया ही विंड मिल बनाने के लिए था, लेकिन फाइनेंशियली कोई सपोर्ट ही नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं तुम लोग नहीं बनाओगे, चाइनीज जंभीर में इसकी इंडस्ट्री लगाएगा, वो बनाएगा। वो बेचारे बंद करके चले गए। विंड मिल, मेरे अपने कजन जो है वो तो इंजीनियर लेवल के, वो छोटी छोटी विंड मिल बना लेते हैं। आप विंड मिल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इंडिया में आज सारी की सारी लोकली असेंबल्ड, और लोकली असेंबल पर ही तवज्जो देनी चाहिए ना। लोकल असेंबली पे ही बहुत लगी हुई है। अब कंट्री में बहुत लगी हुई है। आपका इंडिया के नहीं, पाकिस्तान में भी लगी नहीं, है। छोटी-छोटी लोगों ने घरों- जी घरों में छोटी वो तो मतलब अपने personal use के लिए ना, एक जो commercial कमर्शियल नहीं यूज है। के लिए होती है ना, मैं Commercial आपको use थोड़ा के सा लिए। बता दूं, कमर्शियल यूज के लिए जो विंडमिल होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है, और ये आग बहुत जल्दी पकड़ सकती है, क्योंकि ये पंखा घूम रहा होता है इसका, और 300 फुट ऊपर लगाकर इसके पंखे को घुमाना होता है। 4 टन का पंखा होता है, इतना बड़ा पंखा इतने कम वेट पे लगाकर जब वो घूमता है उसमें आग जल्दी पकड़ सकता है। इस वजह से प्रॉपर एक हेल्थ और सेफ्टी की कंप्लायंस के साथ जो कंपनीज होती है वो चलाती है। अब विंड मिल पे हम लोग आजकल काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काम नहीं चल रहा विंड मिल का। 2021 के बाद बंद हुआ है। आज भी पोर्ट में टावर पड़े हुए हैं, टर्की से आए हुए, उसके पंखे अभी तक नहीं पहुंचे। इसमें मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हर्डल क्या है? इसमें हर्डल मैं आपको बता रहा हूं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो लेकर आ सकते हैं। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ना, काम अपने इंटरेस्ट के लिए ही करेगा। जब उनको करना भी चाहिए, करेंगे बिजनेस करने चाहिए। और वो जब करेंगे ना, वो कमर्शियली फायदा देंगे ही देंगे। आप नेशनल ग्रिड पे वो जाकर देते, सफायर ने लगाई है, गुल अहमद वालों ने लगाई है, एंग्रो के लगाए हुए हैं। एंग्रो ने बहुत लगाई सारे है। एंग्रो खैर मतलब क्या ही बात करूं उनकी। तो मैं बात ये कर रहा था कि विंडमिल का अब जो मेजर जो एक ब्लॉकेड आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। खाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। अब मैं किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंस्टीट्यूशन का tax है ना। नाम, ये भी बता दीजिए साथ में कि आजकल पोर्ट से कंटेनर क्लियर कराने का पर कंटेनर क्या रेट चल रहा है? सर पर कंटेनर का रेट ऑफिशियल या दूसरा वाला है? किस तरह आपको दूसरा बताओ? वाला। दूसरा वाला सर ये डिपेंड करता है, ये चाय के कप पे पोर्ट के बाहर बैठ के डिसाइड होता है, लिटरली डिसाइड होता है कि आपने कंटेनर कितने नॉर्मल जो पैसे रेट निकालने हैं। मेरे इल्म में है वो है 10 लाख रुपए पर कंटेनर। सर सर- 10 रुपए बोलते हैं सर ये होना भी नहीं चाहिए। अब होना भी नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अब साहब ने भी वो जो कहा आपने कि बात की ना कि ये सिस्टमैटिक हो गया ना, ये सिस्टमैटिक के बगैर आप कर नहीं 88 के बाद अब सिस्टम वो एक यानी कि ऑफिस आने की परेश सैलरी होगी और काम करने के पैसे होंगे। नदीम हाँ, साहब, एक बिल्कुल सही है। परेश रावल की मूवी थी इंडिया में, ओ माय गॉड के नाम से ना, पार्ट 1, उसके अंदर वो बात करता है, वो ना बेसिकली भगवान पे ही जी, केस कर देता जी, है। जी। तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता है कि आर कंट्री कैन नॉट, द व्हील ऑफ आवर कंट्री कैन नॉट मूव विदाउट द स्क्विशी व्हील्स ऑफ करप्शन। मतलब करप्शन इतनी सिस्टमैटिक कर दी हुई है कि अब इसके अलावा फाइल को जब तक पहिए चलना चलेगी कैसे? ये भी पता है किसने कहा है। तो ये प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आ चुकी है, जो विंडमिल जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? हमारे लिए इशू है, बाहर की दुनिया के लिए कितना फायदा, इसकी कॉस्ट बहुत कम है।
चलने का खर्चा ही नहीं है, पंखा घूम रहा है, नेचुरल एयर है, सनलाइट और नेचुरल एयर, ये कुदरती चीजें जो इंटरनेशनल लॉ में भी फ्री है, आलमी कानून भी है ना हमारे पास, उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये चीजें फ्री हैं, और वहां पे आकर इसकी कॉस्ट कम है तो देख लेते जी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आईपीपी का पेट कौन भरेगा फिर? वही तो बात है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर देखे ना कितना ज्यादा इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ के ऊपर, इसका बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट सुनिएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसको लगाने का खर्चा 600 टन की तो क्रेन लगानी पड़ती है आपको इसको लगाने के लिए, वो आपके करोड़ों रुपया लेके चला जाता है। उसको लगाने के लिए भी कोई ना कोई हर एक कोने पे कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो कहेगा यार तुम मेरा रास्ता क्लियर करो, तुम्हारी क्रेन लगा देते हैं, तुम मेरा रास्ता क्लियर करो, तुम्हारे पोर्ट से माल निकल आएगा बाहर, रात के टाइम निकाल लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की हरकतें हो रही है और देने के लिए भी लोग मजबूर हैं जिन्होंने काम करना है, वरना जिन्होंने काम करना है। देखिए अगर ये सारे का, जिस तरह से सिकंदर साहब कह रहे हैं कि सारे का अगर टैक्स, सारे की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास पैसा जाए तो गवर्नमेंट वन विंडो होना चाहिए, वन विंडो। एक्चुअली आपको इनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ फिजिबिलिटी के लिए आपको घूस अमाउंट अलग रखना पड़ेगा। सिकंदर साहब की बात मुकम्मल हो जाए। वन विंडो है ही नहीं, तो ये प्रोजेक्ट जितना पोटेंशियल है, आप बात कर रहे थे पता नहीं कितने किलोमीटर की, मैं आपको बताता हूँ 99 किलोमीटर कहाँ से लेके कहाँ तक विंड कॉरिडोर बन सकता है। आप घारों से शुरू गगर फाटक से शुरू, ये केटी बंदर से शुरू, केटी बंदर से चलते जाए सीधी लाइन, मैप निकाल के सीधी लाइन लेके जाए पूरे मकरान कोस्ट पे गवादर तक बहुत बड़ी विंड मिल बना सकते हैं। 700 किलोमीटर है सर ये टोटल, 700 किलोमीटर विंड मिल बना सकते, पता नहीं कितने, इतनी बिजली हम बना सकते हैं कि आधा चाइना का ईस्टर्न साइड जो है ना वो डेवलप नहीं है, तभी चाइना अमेरिका को कम्पीट नहीं कर पा रहा, वहां बिजली दे सकते हैं हम तो पूरी ये इस खित्ते को, सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ एशिया हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ग्वादर करना चाहिए इसका जो असल मसला है 150 DWT का डेड वेट टनेज का जहाज, आप वहां पर कुदरती उसकी डेप्थ इतनी है ग्वादर पोर्ट की कि आप वहां पर जो है ना पार्क कर सकते हैं। और ग्वादर पोर्ट आने के लिए आपको, आप जब आप साउथ चाइना जाएं जी तो आपको ये दुबई से लेकर आगे हांगकांग तक जाकर आइसबर्ग्स हैं वहां पर वो कर सकते हैं सर। मैं आधा साल फ्रीज रहता है। आप बस अपनी बात मुकम्मल करें फिर हम ब्रेक पे आपको बात बताता हूँ कि अब ये विंडमिल लगाने के लिए ना, अब जो आगे विंडमिल आ रही है ना वो घारों से ऊपर जाएंगी जहाँ पे हवा कम है, वो विंडमिल थोड़ी और ऊपर जाएगी, अगर 300 फुट जा रही है वो फिर 400 फुट जाएगी। 400 फुट लगाने के लिए जो लगाने के लिए मशीन है क्रेन, उसको 1200 टन की क्रेन को लेकर अब वो पाकिस्तान में वो भी आ चुकी है। मामला इस तरह के होने, डिवेलपमेंट करनी है ना, 1200 टन की क्रेन यूं आनी चाहिए थी, इसको लाने के लिए सिर्फ पोर्ट पे 2 साल खड़ी रही है बेचारी वो क्रेन, और 2 साल खड़ी वो जंग लग जाएगा, वो लगी। अब उस क्रेन की जो कॉस्ट है, उस क्रेन की कॉस्ट है कम से कम 35 करोड़ रुपए, ठीक है। अब उसको लगाने 35 करोड़ रुपए, उसको लगाने तक इतने पेड़ भरने पड़ रहे, इतने 100 करोड़ से ऊपर जा रही है। राइट। और ये गलत है। वापस आते हैं नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन वोटिंग पर हमने सुबह शुरू में ही बात कर ली थी अपने शो में, लेकिन उसके बाद अब जो हमारा डिस्कशन है वो इशू बेस्ड हो गया है और हम इश्यूज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं और उसके सोल्यूशन भी अपने एक्सपर्ट्स जो हमारे मौजूद हैं हम उनसे जानने की कोशिश करें। जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, आप बताइए। ये देखिए, जैसे ये बात करते हैं विंड मिल की और ये सारी विंड कॉरिडोर की, हमारे पास तो बिजली का हमें एक्चुअली जो प्रोटेक्ट करना है, जो हमारा नस्बुलैन है, बात वहाँ से शुरू हुई कि हमारे पास सब कुछ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़, एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आवाम को नहीं पता होगी। हमारा जो नस्बुलैन है वो ये है कि किस तरीके से कितना कमीशन कमाया जाए, ठीक है, और हम कितना पैसा किस सिस्टम से कमा सकते हैं। तो इस वजह से मुल्क और कौम जो है वो, अब समझ जाइए, आजकल जुमला मशहूर है। आपको एक बड़ी, तो उसका जो है ना, आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं। हमारे पास 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर समंदर है, 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर, जिस पर हम, जो हमारा सी कहलाता है। और एक बनी हुई है कि एशियन ओशन टोना फिश की जो है वो एसोसिएशन एक बनी हुई, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सारे लोग हैं। आपको एक बात समझकर और सुनकर हैरत होगी कि हमारे पास अगर हम फिश इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो हम $20 अरब की फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका तरीकाकार यह है कि ये जो इस 3.5 लाख किलोमीटर के एरिया के अंदर और कोई समंदर में शिकार नहीं कर सकता। आप इसके लिए डीप सी फिशिंग पॉलिसी होती है। हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं कि पिछले 15 साल से हमारे पास डीप सी फिशिंग पॉलिसी का ऐलान ही नहीं हुआ। होता क्या है कि ट्रॉलर्स आते हैं
अच्छा, इसमें होता ये है कि ये टोना मारने, टोना जो है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड थिनर है, और वो टोना आती है छोटी मछलियां खाने के लिए। हम क्या है, वो आते हैं, उनके जो ट्रॉलर्स जो हैं वो उसमें हुक लगे हुए होते हैं, जो इसको लाइनर कहते हैं। उस हुक में जो है वो 50 किलो से ऊपर की मछली आती है। प्रोसेसिंग प्लांट उसके लिए होना चाहिए। हमारे एक साहब जो मरहूम MPA साहब मर गए मुत्तहदा के, उनके वालिद साहब के पास एक प्रोसेसिंग प्लांट है पोर्ट कासिम पर, उसकी उनके पास परमिशन है, और वो भी विदाउट विजिट दी हुई है। अच्छा, अब एक साहब आए जो कोरियन, उन्होंने मुझसे कहा कि नदीम साहब ये आप मुझे दिलवा दें। तो उसका एक जो ट्रॉलर है वो तकरीबन जो है वो 1 अरब रुपए से ऊपर का है। उससे कहा मेरे पास 60 है, मैं लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, अब वो उसके हर्डल क्या है? हर्डल ये है कि हम छोटी मछली जो टोना खाने के लिए आती है, हम वो शिकार कर लेते हैं। जो इंटरनेशनली क्राइम, सी क्राइम क्या है कि आप छोटी मछली का शिकार नहीं कर सकते, वो हम खिला देते हैं मुर्गियों को, क्योंकि पोल्ट्री की सनत चलनी है और ये फला चीज चलनी है। उसका एक बड़ा जो है माफिया बना हुआ है, जो बहुत सस्ते में वो मछली उठाता है, उठा के जो है उसका फीड बनाता है, ये करता है। मैं अली जैदी साहब के पास गया, मैंने कहा साहब ये है 60 डॉलर हैं। उसने कहा जी मैं 5 अरब डॉलर की गारंटी देता हूँ, मैं बगैर प्रोसेस किए यहाँ से भरूंगा और भर के चाइना भेज दूंगा, ठीक है, एक्सपोर्ट पैसा दे दूंगा आपको, और टोटल मैं आपको ये कहता हूँ ये 60 डॉलर मेरे 12 अरब डॉलर की मछली यहाँ से सालाना निकाल सकते हैं। अली जैदी साहब से मैंने कहा कि भाई ओपन सी पॉलिसी जो है, डीप सी फिशिंग पॉलिसी अनाउंस करते हैं। बोला हाँ मैं कर रहा हूँ। इन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की कि मैं 3 दिन के अंदर फिशिंग पॉलिसी भी पूरी हमने बनवा के दी कि भाई इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। वो उस वक्त एक रिजवान साहब थे, वो सेक्रेटरी थे पोर्ट एंड शिपिंग के, उनके पास फाइल गई, वो मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो भी हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई ये फाइल, बोला यार ऊपर से मना हो गया कि ये फाइल नहीं निकालनी है, या उन्होंने कहा इस किस्म की बात की, डायरेक्ट उनको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, खैर रिटायर हो गए। तो अब हुआ ये कि वो कोरियन ने कहा उसको, फिर अली जैदी साहब ने ऑफर ये की कि भाई आपको जो अप्रूवल हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप पाकिस्तान फ्लैग पर लेकर आएंगे, आप कोरियन फ्लैग पर लेकर नहीं आ सकते इसको, या पनामा फ्लैग पर नहीं लेकर आ सकते। अब पाकिस्तान फ्लैग पर उसने कहा कि मैं पाकिस्तान फ्लैग पर ले आऊं, और कल पाकिस्तान फ्लैग के ऊपर मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए, तो एक दफा जब इतना ट्रेवल कर कर वो आ जाएगा ना, तो वो फिर स्क्रैप जाएगा, वो शिप ब्रेकिंग के लिए जाएगा, वो वापस नहीं जा सकता, उसको यहीं पर अपना काम करना है। ये टेक्निकल बात है कि वो शिप ब्रेकिंग के लिए जाएगा। तो बोला वो 1 अरब का जो मेरा ट्रॉलर है वो मैं यहाँ पर जो है वो 20 करोड़ का बेच कर थोड़ी जाऊंगा, मेरा फ्लैग होगा तो मेरे पास तैयार होगा कि मैं उसको यहाँ से नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं इंडिया और बांग्लादेश से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। लेकिन जो उसने कहा कि आप, पता है आपको कि यूरोपीय यूनियन ने आपके जो पाबंदी लगाई हुई है आपके ऊपर फिश एक्सपोर्ट के ऊपर, हाँ। सिर्फ आप ये 3.5 लाख किलोमीटर का समंदर यूज कर लें, ठीक है, फिर आपको पता है कि आपके पास हीरे की कानें हैं, आपके पास सोने की कानें हैं, आपके पास मादनियात हैं, और ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट प्लस, जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर पर केजी है जो नासा इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर, अरब नहीं, वो आपके पास निकल रहा है, और पर केजी रेट है इसका ये, तो वो आपके पास मौजूद है। तो आपको इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको दिलचस्पी इस चीज से कि पैसे हो, हुकूमत हमारी मर्जी की हो, लोग हमारे उस पर हों, इलेक्शंस की तरफ आते हैं। ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट इलेक्शन है जिसमें आज़ाद उम्मीदवार, जो प्रेडिक्शन भी करता हुआ चलूँ कि ये इसमें आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जीतेगी, और आज़ाद उम्मीदवारों से जीतने से फ़ायदा ये है कि जो कासिम के अब्बा के टिकट पर लोग खड़े हुए हैं, या जो फिजा के अब्बा के उस पर खड़े हुए हैं, उसमें से जो लोग खड़े हुए हैं वो रैंडम चूज किए हुए हैं, वो डाई हार्ट कारकुनान नहीं हैं, वर्कर्स नहीं हैं, और वो पार्टी के अब बाउंड भी नहीं है, क्योंकि वो कोई जूते के निशान पर, कोई बैगन के निशान पर, कोई डंडे के निशान पर, कोई जूते के निशान पर, कोई के निशान पर, कोई ए के निशान पर खड़ा हो गया। उसके बड़ी आसानी होगी कि अब उन सबको बुलाकर किसी भी पार्टी में, क्योंकि लॉ ये है कि आपको 15 डेज के अंदर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है, तो वो कोई भी एक पार्टी ज्वाइन करेंगे और हुकूमत बन जाएगी। जो लोग कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फला की हुकूमत बन जाएगी, फला की हुकूमत बन जाएगी, बिलावल वजीर आज़म बन जाएंगे, वो वजीर आज़म बन जाएंगे, ये तो आज शाम को अगर आ गए रिजल्ट, तो उम्मीद यही है कि रिजल्ट जो है वो लेट आएंगे बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि कल शाम तक भी ना आ सकें। बिल्कुल ऐसे। तो उस वजह से ये जो फिर आज़ाद उम्मीदवारों की जो बंदरबाट शुरू होगी, जो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी,
फिर जाहिर है कि जो आ गया है जीत गया है। अच्छा, अब वो लॉटरी, इसको आप एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी कह सकते हैं, एक लॉटरी इलेक्शन भी है ये। हर आदमी ने टिकट अपना फॉर्म जमा करा दिया कि शायद हमें टिकट मिले, लॉटरी निकल गई। अब वो लॉटरी में जो नाम आप देख रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवारों के नाम हैं मुख्तलिफ लोगों की पार्टीज के, वो समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, वो ना वो नोन नहीं है। अच्छा, उन्होंने कोई, देखें होता ही है कि सियासत में वो बंदा जाता है जिसकी कुछ समाजी खदमात होती हैं, उनकी कोई समाजी खदमात भी नहीं है। उन्होंने कहा जी वकील भरेंगे, हर वकील ने फॉर्म भर दिया, नॉमिनेशन फॉर्म, और वो विड्रॉ भी नहीं किया। अब वो बैलेट, इतने बड़े बड़े बैलेट पेपर्स हैं जो आज देखें आप, उसमें इतने ज़्यादा निशान हैं, को मेरा ख्याल है कोई निशान रह नहीं गया, सारे निशान उसमें इलाट हो चुके हैं। जी सदीक सर साहब, इसमें नदीम साहब मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा, इख्तिलाफ राय होना चाहिए। जी बिल्कुल करें आप। देखें जिस तरह से आपने आप कहा इख्तिलाफ ना भी करें, बस अपनी राय दें। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से खड़े हुए ना, इसमें बहुत सारे इलेक्टिबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को मंसूब कर रहे हैं कि हम कासिम के अब्बा की पार्टी से हैं। ऐसा है नहीं, ये वो लोग हैं जो वोट ज़ाया करेंगे। देखिए, अगर किसी हल्के में 10 इलेक्शन में खड़े हुए ना आज़ाद उम्मीदवार, तो 10 जब वोट लेने के लिए जाएंगे ना, तो इसमें सियासी पार्टियों को फायदा हो रहा है। अगर सियासी पार्टी का वहां पर वोट था 20,000 और वहां के किसी कासिम के अब्बा का या XY की अम्मा का या किसी की भी दूसरी पार्टी का जो भी इलेक्शन में थी, उनके वोटर होंगे ना, तो वो वोटर बट जाएंगे आज़ाद उम्मीदवारों, कट जाएंगे वो कटने के बाद 15,000 वो 16,000। एक मैं यहाँ पर छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कुछ लड़के, 100 के करीब लड़के थे, वहां पर डेली सुबह नाश्ते में खिचड़ी बनती थी। अब उन्होंने कहा कि जी हम तो 20 लोगों की खिचड़ी चॉइस है, बाकी के 80 लोग जो कहना यार हम लोग रोज क्यों खिचड़ी खा रहे हैं, तो उन्होंने जाकर वार्डन से कंप्लेन कर दी कि हमें खिचड़ी की जगह कुछ और दिया जाए। अब उन्होंने कहा जी इसके ऊपर वोटिंग करा लेते हैं कि किन को खिचड़ी पसंद है, किन को कुछ और पसंद है, अपनी अपनी चॉइस दे दें। तो किसी ने कहा मुझे बैंगन पसंद है, किसी ने मुझे कहा जी क्रिकेट की बेल पसंद है, किसी ने कहा बेलन पसंद है, तो सब ने 20 लोगों ने कहा मुझे खिचड़ी पसंद है। अब 15, 18, 17 वाले वो जो 80 लोग थे वो सब के सब बट गए। किसी को बैंगन पसंद था, किसी को हलवा पूरी पसंद थी, किसी को, वो 20 लोग जो थे ना उनको खिचड़ी पसंद थी, उन्होंने कहा कि हमें खिचड़ी पसंद है। तो इलेक्शन का रिजल्ट जो है ना, वो खिचड़ी वाले 20 लोग जीत गए। तो ये इलेक्शन ऐसा है। मतलब आप कह रहे हैं तीसरा नाम आप इसको दे रहे हैं खिचड़ी इलेक्शन। तो ये जो है ना, ये ममासलत महज इत्तफाकिया हो सकती है। मैं उस चीज का जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा, उसका कतन नहीं जो लोग समझे। तो ये वो इलेक्शन है जिसमें बहुत सारे लोग, आजाद उम्मीदवार जो है ना, वो एक दूसरे का वोट खराब करने के बाद फायदा अल्टीमेटली उसी सोच को पहुंचाएंगे जो आज शाम को और कल सुबह या पिछले 1.5 महीने से या 2 महीने से अपने आप को वजीर आज़म की हैसियत से देखने की कोशिश वहां, और शेरवानी के साइजा और नाप शायद उन्होंने दे दिया हो, ये वही लोग हैं। अब यहां पर बात आती है जो इकोनॉमी की बात चल रही थी। अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, चाहे आप, मैं कहता हूं कि 2/3 अक्सरियत लेकर पार्टी के साथ आप कोई भी पार्टी 2/3 अक्सरियत लेकर, पहले भी आई 2/3, अगर आपके पास विजन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिस तरह से बात की जा रही है कि आज के बच्चों को हम मोबाइल से पाल लें, जब हम अपने पाकिस्तान का 100 साला जश्न मना रहे होंगे। नहीं, विजन और डायरेक्शन तो उन्होंने शेयर की थी ना पाकिस्तान आने से पहले ही कि डॉलर हम ये कर देंगे और बस 200 से नीचे आ जाएगा। और अगर बातें करनी हो तो बातें करनी होती तो पाकिस्तान का बिला मुकाबला बातों से चलना होता, बिला मुकाबला वजीर आज़म आज दिन तक मैं कहता हूँ ताहियात शेख रशीद को होना चाहिए था। जो कि ऐसा नहीं होता ना, बल्कि उनकी बातों में बहुत सारी सच्चाई और हकीकत भी होती है। 100 साल जब आप जश्न पाकिस्तान का मनाएंगे, बागडोर किन के हाथों में होगी? आज की यूथ के हाथ में। ये जो आपके 1985 के बाद से 2005 तक की जो जनरेशन होगी, ये 20 साल के ड्यूरेशन में जो लोग पैदा हुए होंगे, पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथ में होगी। अगर इनकी आपने परवरिश मोबाइल से की, इनकी परवरिश आपने इस तरह की सोच से की, तो फिर डायरेक्शन आप देख सकते हैं वो पाकिस्तान को किस तरह की देंगे। तो खुदा ना खास्ता हम किसी तबाही की तरफ तो नहीं जा रहे। जिस तरह से हमारे पास रिसोर्सेज, जिस तरह से हमारे पास सोने की कानें, अभी एबटाबाद में 600 अरब रुपए की जो है ना वो सोने की कानें दरियाफ्त हुई हैं। जिस तरह की ये चीजें आपके पास कुदरती मादनियात अल्लाह ताला ने रखी हैं, जब आपको पता ही नहीं, आपको अपनी बॉडी का पता ही नहीं कि मेरे अंदर ताकत क्या है, मैं 100 किलो की बोरी उठा सकता हूँ या 20 किलो की उठा सकता हूँ, तो आप तो बुज़दिल ही रहेंगे। आपको पता ही नहीं होगा मेरी ताकत है क्या। तो ताकत का अंदाजा लगाना सही तरह से, वो डायरेक्शन, वो विजन है जो इस अवाम को, इस जनरेशन को। सिकंदर साहब आपका इंटेक क्या है? हम बस प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। आप मंशूर का बताइए कि मंशूर क्या होना चाहिए। देखिए, बात ये है कि बिजनेसमैन बताइए क्या होना। मैं ये समझता हूँ कि जो एक वोल्टायर, एक बहुत बड़े राइटर थे फ्रांस के, तो उन्होंने एक बात की थी, किताब लिखी थी कैंडिड, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की थी, कल्टीवेट योर गार्डन। बड़ा सिंपल सा है, अपनी खेती खुद काश्त करो, और जो आए, विजन ये नहीं होना चाहिए कि डॉलर कम कर दिया, ये तो बातें तो मैं चला जाए मैं कर लूँगा, कोई भी चला जाए कर लेगा। जो अपनी खेती को सही तरह काश्त करना जानता है और आगे विजन के लिए जो चीज़ों को ठीक
तरीके से चलाना चाहता है, वो होगा जो मेजर इश्यूज हैं उनको जो कंट्रोल में रखेगा, मैं समझता हूँ फिर ही मामला ठीक चलता है। लेट्स से हमारा पाकिस्तान में मैं बात की थी, स्टेट है नेशन नहीं है। नेशन बिल्डिंग की जो बात करेंगे ना वो बहुत ज़रूरी है। एज अ नेशन हम कहाँ पे खड़े हैं, एज अ नेशन कोई भी चीज़ आप उठा लें, आप सियासत उठा लें, आप माइशत उठा लें, आप सोसाइटी उठा लें, जब तक नेशन की हम बात नहीं करेंगे ये कोई चीज़ भी ना नहीं चल सकती। नेशन बनना इट इज़ दी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नेशन कहाँ से बनती है, मैं समझता हूँ कि आपकी एंटरटेनमेंट और आपका आर्ट और कल्चर ये होना चाहिए इंडिपेंडेंट, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो अपने तरीके से ये जिस रास्ते लेके चलना चाहता चले। आप नोट कर लें, जब जब मुल्क के हालात टाइट होते हैं तभी आर्टिस्ट निकलते हैं, गाने गाने वाले तब निकलते हैं, आर्ट बनाने वाले तब निकलते हैं, या किसी किस्म की जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वही होती है ना जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो जब तक नहीं होगी ना आपका नेशन नहीं बन सकता। स्टेट आप बनाते हैं 100 साल बाद भी स्टेट ही बनता रहेगा। बस एक शॉर्ट आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि मीडिया के रोल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या मीडिया अपना रोल मीडिया का रोल वंस अगेन आई एम सॉरी टू से बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है और सिर्फ इट इज़ अ बिजनेस, और बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना फ़ायदा ही सोचता है। दे डोंट केयर अबाउट पब्लिक के लिए क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ 5th पिलर ऑफ अ स्टेट। नेशन स्टेट का 5वां पिलर है मीडिया, और ये थोड़ी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ दे, नेशन बिल्डिंग की बात करे, ना कि किसी के उतराई चढ़ाई की बात करना स्टार्ट करे। राइट। और नदीम मिर्ज़ा साहब ये बताइए, आपने कुछ दिन पहले अखबारात में इश्तहार तो देखे ही होंगे, क्या कहेंगे उस पर, क्या कमेंट? देखिए मैं आपको बताऊं, मीडिया का जो किरदार होना चाहिए, जो मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट जहाँ के मीडिया का जो किरदार है वो ये होना चाहिए कि अवेयरनेस और एजुकेशन करे। बिल्कुल एजुकेशन, जैसे वेब सीरीज देख रहे हैं बच्चे, इंतहाई घटिया किस्म की वेब सीरीज चल रही हैं, बच्चे जो है मोबाइल से जान छुड़ाते हैं तो उनको टीवी खोल कर दे दिया जाता है। अब टीवी पर जो मर्जी आएगा देखेंगे। तो मीडिया का किरदार ये होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए, मुहब्बत बताना। ये मैं बताऊँ आपको कि जो है मैं नाउमीद नहीं हूँ। मेरी जो तंजीम है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स पर काम कर रही है, यूथ पर काम कर रही है। एजुकेशन के हवाले से काम करे तो वो यूथ का मसला है, और अवेयरनेस हम दे रहे हैं लोगों को और देते रहेंगे। और मीडिया को उसमें हमारे या कौम की हेल्प करनी चाहिए कि आपको वो प्रोग्राम, बजाय आप ये कि 4 आदमी बिठा दें जिनकी आपने शक्लें देखी, तजिया निगार बन चुके हैं, तो वो जो है आप उनको बिठा दें। इसके बजाय आपको बच्चों के लिए वेब सीरीज, अवेयरनेस और चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। अभी तो आप जैसे सब यूथ को बुलाया ना मैंने आज। जी वही बात, एंटरटेनमेंट को इंडिपेंडेंट तरीके से इंडिपेंडेंट। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आपको रोजगार के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। राइट। आप काबिले रोजगार ही नहीं होंगे, इंजीनियर, डॉक्टर सब फारिग हो जाएंगे। सर बस लास्ट आखिरी बात, मीडिया पर्सन मेरा ये कहना है कि जो चीज़ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकता हूँ, मुझे सिर्फ वो नशर करनी चाहिए। एग्जैक्टली। हर मीडिया जो भी इदारा है उसको वो ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ आप अपनी बेटी के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो दूसरे के बच्चों को भी दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक सरवर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, और सिकंदर ज़फ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, और बहुत सारी मतलब अननेचुरल चीज़ें कुछ हमने की हैं, डिस्कशन भी कुछ हट के किया है। ज़रा जो शोज़ में होता है नॉर्मली पॉलिटिक्स की बात होती है, हमने भी की, लेकिन ये कि इसको दूसरे अंदाज से की कि लोग क्या सोच रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, और हमें पाकिस्तान को आगे किस तरह से लेके जाना चाहिए। इसके साथ ही अपने रिजवान अख्तर शाहीन रिंद को आज के स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।